मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान के अध्याय द्वितीय पे, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। यानी सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 11th की बायोलॉजी का, जिसका अगर हम इंग्लिश में नाम लें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। इसके पहले प्रथम चैप्टर को हमने 2 सेगमेंट में पूरा किया था। आज ये द्वितीय चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके विश्लेषण करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी केबीएस डीएसएसबी एनबीएस और उसके बाद अगर बीपीएससी की बात करें माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का यह सेगमेंट आप सभी के लिए स्टडी विद प्रदीप की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर नंबर 2 में, और हम भरोसा रखते हैं कि आपको यह चैप्टर आपके 6 से 7 नंबर का प्रश्न मैं डायरेक्ट आपको इसी चैप्टर से मिलवाने वाला हूं। आप जाकर के प्रीवियस ईयर का जो सेगमेंट मेरा चल रहा है उसमें जाकर के प्रश्न देख लेंगे। मैं बता भी दूंगा कि मैंने किस सेगमेंट में इस प्रश्न को करवाया था और क्वेश्चन नंबर तक भी कोशिश करूंगा कि बता सकूं आपको। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो इस चैप्टर में हमें पढ़ाई करनी है, इतनी टॉपिक इसमें मेंशन है। मोनेरा किंगडम, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन करते हैं। असीम केंद्रकी के जीव आते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, कोश का अंगक नहीं पाया। उसके बाद दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम, जिसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और ये जो है जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, ये सभी इसमें आते हैं। पैरामीशियम है। उसके बाद फंजाई किंगडम, ये एक कोश की जैसे ईस्ट और बहुकोश की जैसे कि आपका जो है उसमें और मशरूम है इत्यादि चीजें पाई जाती हैं। ये विषम पोषी होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जब मैं पेपर करवा रहा था तो मैंने कई बार बताया था कि ये प्रश्न पूछा गया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूग्लिना में जैसे पैरामाइलान बॉडी पूछा गया है, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पूछा गया है, मैंने सबका प्रश्न करवाया है। आप जाकर के पीछे देखिए, बॉटनी का अलग सेगमेंट चल रहा है, जूलॉजी का अलग सेगमेंट चल रहा है। ठीक है, 7-7 8-8 वीडियो हो चुके हैं, आगे वो सेगमेंट पढ़ रहा है। एल्गी और लाइकेन तक कर लिए थे, और उधर हम लोग एनिलीडा तक कर लिया। आर्थ्रोपोडा का सेगमेंट आज डाउन आपको मिल जाएगा, और उधर ब्रायोफाइटा का भी आज आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी का विशेष चर्चा नहीं है, नॉर्मल चर्चा, चूंकि अगला चैप्टर ही हमारा किंगडम प्लांटी से। और एनिमेलिया का भी बहुत विशेष चर्चा नहीं है, बस सामान्य जानकारी यहाँ पे दी गई है। वायरस से प्रश्न कई पूछे गए हैं, जैसे रेट्रोवायरस से बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, अभी हम आपको बता देंगे। और उसके बाद बैक्टीरियोफेज से बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। मैं वायरस का भी सेगमेंट करवा चुका हूं, तो वहां से वायराइड से प्रश्न बहुत कम आए थे। और लाइकेन अभी मैं पीछे ही करवाया हूं। एल्गी और लाइकेन को एक साथ करवा रहा था, और मुझे भरोसा है 2 पार्ट में करवाया था। लगभग 122 या 124 एल्गी और लाइकेन मिलाकर के क्वेश्चन थे, और उन सभी 134 क्वेश्चन थे, और दोनों सेगमेंट में मैंने 134 प्रश्नों को करवाया था। और 2 सेगमेंट में हुआ था, एक में 70 क्वेश्चन है और दूसरे वाले में जो भी 64-65 क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट था, मैंने आपको करवाया था। और लाइकेन से खूब प्रश्न पूछे गए थे, क्रस्टोज, फोलियोज और लाइक जो भी सेक्सिकोल्स, और उसमें वायु प्रदूषण का, सल्फर का, बोर्डेक्स मिक्सचर का बहुत सारे प्रश्न आए थे। आप जाके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी चीजें पढ़नी है, मैं भरोसा रखूंगा कि आप सब लोग हमारा साथ जरूर देंगे। और जिन उन मित्रों तक पहुंचाइए जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई किसी कारण से पढ़ाई से छूट चुकी है उनकी पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ना चाह रहे हैं, जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके तक पहुंचाइए। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी को खुद से पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आप खुद से बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कम समय में आपको ये रिवाइज करवा दूं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप खुद से पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक शिक्षक बनना है। तो लेकिन प्रयास करिए, हमारा प्रयास है कि हम कम समय में इसे करवा दूं, थोड़ा स्पीड से चलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं, एक एक करके चीजों को देखता हूं। ठीक, अब बातचीत नहीं, अब पूरा लगातार आपका जो भी 1 घंटा 1.5 घंटे का चैप्टर होने वाला है, तो उसको हम लोग लगातार करने वाले हैं। ठीक, तो एक बार पानी वानी पी लीजिए, बुक रख लीजिए, जहां जहां अंडरलाइन करूंगा, जहां जहां सर्किल करूंगा, करते चलिएगा, बाद में रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और शेयर हो सके तो जरूर कर लीजिए अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। भाई देखिए, एक अपना भाई है, परिश्रम कर रहा है, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए ना, तो मुझे भी कुछ मिल जाए, आप सबका भी कुछ हो जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। देखिए बहुत सारे प्रयास हमने आपको बताया था कि लिनियस ने कैसे किया था, उसके पहले सबसे पहले अरस्तु ने कैसे किया था, ए नाइमा ई नाइमा मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था प्लांटी और एनिमेलिया का। फिर उसके बाद हर्ब श्रब्स और कैसे ट्री में बांटे गए थे, अंडर श्रब्स और ट्री में बांटे गए थे। उसमें एक उपयोगिता अनुपयोगिता के आधार पे बांटे गए थे प्राणियों को। लेकिन फिर लीनियस आए, लीनियस के काल में जो है जाकर के कार्यक्रम ऐसा हो गया कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गया। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी आ गया। चीजों को समझ लेते हैं, सब कुछ लिखा गया है, अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे द्वि जगत पद्धति कहते हैं। एक बार समझे रहेंगे ना तो चीजें तेजी से मैं पढ़ते चला चलूंगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान सुनते रहिए। तो कह रहा है किंगडम प्लांटी आ गया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्लांटी आ गया, एनिमेली आ गया। प्लांटी में क्या था कि सेल वॉल पाई जाती थी, और सेल वॉल की सेल की खोज कब हुई थी 1664 में। और तो जाहिर सी बात है कुछ समय सेल वॉल ही खोजी गई थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी एक्चुअली में उन्होंने सेल की पेरिफेरी को ही ढूंढा था, डेड सेल थी। और उसके बाद एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल भी ढूंढ दिया था। तो कहे कि भैया जिसके ऊपर सेलवाल है उन सभी लोगों को किस में रख दो, प्लांटी में, और जिनके ऊपर सलवार नहीं है उन सबको एनिमेलिया में रख दो। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें गलत होती गई। गलत यूं हुई कि बैक्टीरिया के ऊपर भी सलवार पाई जाती है, बैक्टीरिया के ऊपर सलवार थी, कवक के ऊपर सलवार थी, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। क्या ये जायज है? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रखेंगे, जायज है? तो ये गलत था, ठीक। तो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन आया, जिसका तो इसमें चर्चा नहीं है, लेकिन जब मैं क्लास करूंगा तो वहां पे क्लास में बताऊंगा, या नोट्स जो दिया हूं उस नोट्स में है। तो नोट्स वाला जब वीडियो में दूंगा क्लासिफिकेशन का तो उसमें रहेगा। तो तीन नियम का आया, थ्री डोमेन आया, फिर फोर डोमेन आया, फिर फाइव डोमेन आया। फिर हम लोग डायरेक्ट हमारी एनसीईआरटी दी है कि पांच जगत पद्धति आई, जिसे आर्य छुटेकर ने 1969 में दिया था। और फिर पांच जगत पद्धति के हिसाब से किंगडम मोनेरा आया जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा आया जिसमें एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, उसके बाद किंगडम प्लांटी आया जिसमें एक कोष की ईस्ट है, बाकी बहुकोष की प्राणी पाए जाते हैं। तो बहुकोष की प्राणी को रखा गया और इसके ऊपर सलवार पाई जाती थी, और साथ में यह हेट्रोट्रॉपिक होता था। फिर प्लांटी आया, बहुकोष की था और यूकैरियोटिक था, और फिर उसके बाद कौन आ गया? एनिमेलिया आ गया, जो कि बहुकोष की एक जीव था। तो ये पूरा आधार है, ये हमारे पैराग्राफ में यही चीजें लिखी गई। चलिए अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। कह रहा वर्गीकरण में के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित, जैसे कि सहज बुद्धि क्या थी? हमारी सहज बुद्धि पर आधारित थी। कौन सा आधार था सहज बुद्धि का? भोजन, वस्त्र और आवास जैसे सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं की आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी बंटवारा किस पे किया गया था? भोजन के आधार पे, ठीक है, वस्त्र के आधार पे कि पौधों से वस्त्र निकलेगा और इससे हम भोजन प्राप्त करेंगे, और ये आवास के लिए उपयोगी है, ठीक। फिर क्या हुआ कि इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों की उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। कह रहा वैज्ञानिक मानदंड कब आए? अरस्तु के काल में आए, यहां से वैज्ञानिक मानदंड शुरू होते हैं। उन्होंने पादप को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर, उसकी जो आकार की है, मार्फोलॉजी है, ठीक, बनावट है, दिखावट है। मार्फोलॉजी में क्या होता है? बाहरी लक्षण को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है जो उसका बाहरी आकार की लक्षण है उसके आधार पर वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में। शाक मतलब होता है ऐसे पौधे जो सूक्ष्म है, जिसमें लकड़ी का निर्माण नहीं होता है, यही तद्भवीकरण में जाकर के शाक हो जाता है, जिसे हम लोग अपनी जनरल भाषा में साग कहते हैं, ठीक। तो शाक मतलब जो होता है, जो शाकीय पौधा है उसकी बात होते हैं, जैसे कि बरसीम हो गई, पालक हो गई, चौराई हो गई, बथुआ हो गया, मेथी हो गए, ठीक, ये आ जाते हैं। कह रहा है झाड़ी, ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं लेकिन लकड़ी का निर्माण होता है, लेकिन इतनी अच्छी लकड़ी नहीं होती कि कमर्शियल उपयोग में नहीं ला सकते, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है अरहर हो गई, ये कनेर हो गया, ये सब पौधे इसमें आ जाते हैं।
वृक्ष, आप जान ही रहे हैं बड़े पौधों को वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे गुलाब गुलाब पुष्पी पादप है। देखिए पुष्पी या पुष्पी पादप वो दूसरा वर्ग हो जाता है, हमें झाड़ियों और इसमें बांटना है तो उसमें झाड़ी में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि गुलाब को हम झाड़ी के लिए थोड़ी लगाते हैं, गुलाब तो वृक्ष दे पुष्प देता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे विशेष चर्चा नहीं है, समझने का प्रयास करना, ठीक है। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त को उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर कहा। लाल रक्त यानी खून में लाल रक्त होने के कारण इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किसको बांट दिया गया, जंतुओं को बांट दिया गया था कि किस में आरबीसी पाया जाता, किस में नहीं पाया जाता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आप उत्तर हमको दीजिएगा। केचुआ जो होता है, केचुआ में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? पहला तो प्रश्न यही है कि लाल रक्त कणिकाएं केचुआ में पाई जाती है कि नहीं। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर नहीं पाई जाती हैं, यानी एक पहला उत्तर तो आ गया, अगर नहीं पाई जाती हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह हीमोग्लोबिन किसमें घुला होता है, किसमें घुला होता है? इन दोनों प्रश्नों का आंसर हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। ठीक, अब आप बताइएगा। और हीमोग्लोबिन का मेन वर्ड क्या होता है, ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अक्सर पेपर में करवाए नहीं जाते हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कई बार। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई। मैंने शुरुआत में ही बताया, जिसमें एक पहला पद्धति जो आया वो कौन आया, प्लांटी यानी पादप जगत, और दूसरा आया एनिमेलिया अर्थात प्राणी जगत में वर्गीकृत किया कर दिया गया। और कब वर्गीकृत किया गया, तो ये लीनियस के काल में। अब आपसे पूछा जाएगा द्विजगत वर्गीकरण के पद्धति के जो विकसित करने का वो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो लीनियस को जाता है, ठीक है। इसमें एक प्लांटी हो गया और दूसरा एनिमेलिया हो गया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी तथा प्रकाश संश्लेषी हरे शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित कर पाना संभव नहीं था। कह रहा है कि ये जो जगत था, ये यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। कह रहा है जो द्विजगत पद्धति था इसने यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोटिक में अंतर नहीं किया, यानी दोनों के एक साथ रख दिया। दूसरा, एक कोश की जीव जैसे कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं और बहुकोश की जीव जैसे कि और भी मेंबर फंजाई के, प्लांटी के, एनिमेलिया के, इसमें भी विभेद नहीं कर पाया। प्रकाश संश्लेषी यानी ऑटोट्रॉपिक हरित शैवाल जैसे हैं और अप्रकाश संश्लेषी जैसे कवक, इसमें भी अंतर नहीं किया और इन सबको एक साथ रख दिया गया, जिससे बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। अगर हम कोई वर्ग बना रहे हैं और वर्ग में सब चीजों को सही से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो इसका सीधा प्रमाण है कि हमारा वर्गीकरण खराब है, और यही हुआ यहां पे। फिर क्या होता है देखिए, पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरलता से समझ जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रख पाना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारकी के साथ साथ, अब देखो वर्गीकरण का आधार भी बड़ा। देखिए एक आध बार जो है फ्लो में देखो ये सब ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ठीक है, बेटा बाबू ये सब निकल जाएंगे, सॉरी। मैं देखिए एक आदत सी हो गई है, टीचर होने की शैली है तो ये आ जाता है, तो इसे अन्यथा ना लिया जाए। मैं कोशिश करता हूं ना हो, लेकिन कभी कभी फ्लो में आ जाती बातें, ठीक है। तो सम्मान से आप सब पढ़िए, हम सब एक दोस्त हैं, सबकी योग्यता बराबर है। ये जो बैच देख रहे हैं, जिस बैच में पढ़ रहे हैं, हम सबकी योग्यता बराबर है। बस हमारे आप में एक अंतर है कि मैं 5 मिनट पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया हूं, बस इतना सा अंतर है। हमारा प्रयास है कि चीजों को सरल किया जा सके, और कोई बात नहीं कहानियों के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, तो इसे अन्यथा ना लिया जाए कभी भी, ठीक है। सबका सम्मान है, सबको इज्जत है, सबका आदर है, तो अन्यथा ना लेकर के आप फ्लो की बातों को क्लियर मत करिएगा, ठीक है। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे चलें। तो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इतने के बावजूद भी समस्या क्या थी, वर्गीकरण के लिए आकार की हमने एक मेजरमेंट रखा था। किसने, लीनियस ने एक मेजरमेंट रखा कि भाई आकार की के बेसिस पे हम बांट देते हैं, और ये आकार की का बेसिस लीनियस ने नहीं रखा था बल्कि अरस्तु के काल से आ रहा था। के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि,
आवास प्रजनन की विधियां और विकासी संबंधों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। कहा कि इसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हो गई जिनके कई आधार बना करके हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। एक आधार से वर्गीकरण संभव नहीं था, कई अलग अलग आधार बनाने पड़े। ठीक है, अब आगे देखिए। कह रहा अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप और प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें से समाहित समुदारी को होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहते हैं यानी घुले रहते हैं उसमें। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या और उनके लक्षणों के विभिन्न वैज्ञानिकों की अलग अलग व्याख्याएं नीचे दी गई हैं, इन सबको पढ़ लीजिए। मैं इसको उसमें भी करवाता हूं बूस्टर डोज वाले में 1 से 3 मिनट वाला जो आपका शॉर्ट वीडियो होता है, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी चीजों को मैं बार बार उसमें करवाता रहता हूं। ठीक है, हमारे पास 12 या 13 बूस्टर डोज हैं और उस बूस्टर डोज से मैं दावा करता हूं कि एक प्रश्न पक्का है, मतलब एक बूस्टर डोज एक प्रश्न पक्का है। ये बूस्टर डोज में आज ही के दिन में अपलोड किया गया है, अभी वो पब्लिक नहीं किया गया है, मैं रात में उसे पब्लिक कर दूंगा। तो ये बूस्टर डोज में अपलोड है, बस पब्लिक नहीं हुआ, अभी उसका टैग टाइटल ये सब लिखना बाकी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास थी, तो ये जो है इसी तरह जैसे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे वो रिकॉर्डिंग क्लास थी। तो इसके ये जो है 1 नंबर आपका गारंटेड मैं दे रहा हूं कि इतने ही पैराग्राफ से 1 नंबर, चाहे आप बीपीएससी, टीजीटी, पीएचडी, एलटी जैसी किसी परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, लिखित लेके जाइए कि एक पेपर यहां से आना है। अब मैं कहिए तो आंख बंद कर पढ़ दूं, लेकिन आप देख तो पाएंगे नहीं, एक तरह से रट जाना है इसे। ठीक है, जो चीजें यहां पे दी गई हैं, अब सुनिए क्या क्या है। पहले एक चीज याद रखिए, हमारे जीवों को कितने भागों में बांटा गया? 5 जगत में बांटा गया। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं भूलना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तब तक राम 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 करते रहिए जब तक पूरी तरह से जुबान को याद ना हो जाए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। कहा भैया इतने के बाद जो लक्षण हमको बताया गया ऊपर कि एक लक्षण से काम नहीं चलने वाले, कई लक्षण चाहिए, तो कई दूसरे लक्षण पे आते हैं। लक्षण कौन कौन से चाहिए? कोशिका का प्रकार चाहिए, कोशिका की भित्ति चाहिए, केंद्रक की झिल्ली चाहिए, कायक संरचना चाहिए, पोषण की विधियां चाहिए। 5 लक्षण बताए गए। कोशिका का प्रकार चाहिए, कोशिका की भित्ति चाहिए, केंद्रक झिल्ली चाहिए, काय संरचना चाहिए यानी कोशिका की संरचना चाहिए, और पोषण की विधियां चाहिए। कौन कौन से लक्षण चाहिए? चलिए अब एक एक लक्षण को देखते हैं। पहला लक्षण हमारा होगा कोशिका का प्रकार। भैया मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी यूकैरियोटिक। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी यूकैरियोटिक। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी यूकैरियोटिक। का भैया दूसरे पाते हैं कोशिका की भित्ति। कोशिका की भित्ति कैसी होगी? मोनेरा में जो है, मोनेरा में कोशिका की भित्ति नॉन सेलुलोजिक होगी। मोनेरा में कैसा होगा? नॉन सेलुलोजिक, मतलब कोशिका सेलुलोज रहित, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन सेलुलोजिक। और किसकी बनी होती है? नॉन सेलुलोजिक अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है यानी बहुशर्करा होती है। और बना किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का। मैंने प्रैक्टिस में आपसे बताया था पेप्टिडो ग्लाइकान का, मैंने बताया था कि ये प्रश्न लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न आपको आने वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकान का। प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है और जिसमें पाया जाता है उसमें पेल्किल पाया जाती है, और पेल्किल का जैसे कि यूग्लिना में, और जिसमें पेल्किल पाई जाती है, पेल्किल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। फंजाई में चलते हैं। अच्छा, कह रहा कुछ में उपस्थित, यानी कुछ में उपस्थित होती है, जिसमें उपस्थित होती है उसमें क्या पाया जाता है? पेल्किल पाई जाती है, और पेल्किल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कह रहा फंजाई में आइए। फंजाई जो है बहुत आसान है। फंजाई में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की नहीं होती है, यानी नॉन सेलुलोजिक होती है, काइटिन की बनी होती है, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन का कवच और पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं बिच्छू जैसे है, उसके ऊपर देखिए काइटिन की एक लेयर पाई जाती है। जो आपका कछुआ है उसकी पीठ किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। हार्ड कवरिंग लेयर होती है फंजाई की। ठीक है, और उसके बाद प्लांटी में सेलुलोज की पाई जाती है, जंतु में अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती। मोनेरा में अनुपस्थित होता, बाकी सब में उपस्थित होता। मोनेरा में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है।
कोशिका की संरचना, मोनरा कोश की होता है, एक कोश की होता है, कोश का लेवल का संरचना होती है, इसमें एक कोश की बहुकोश की हो सकते हैं, लेकिन ये मोनरा जो है भैया आपके, ये मोनरा आर्गन अंग या टिश्यू का निर्माण नहीं करते हैं। प्रोटिस्टा एक कोश की होता है, मैंने कई बार बताया, और उसके बाद फंजाई एक कोश की तथा बहुकोश की हो सकते हैं। इसमें दृढ़ ऊतक यानी जो है टफ टिश्यू पाए जा सकते हैं, और इसका जो प्लांटी है ऊतक और अंग अंगतंत्र स्तर का विकास होता है, जबकि एनिमेलिया में ऊतक अंग और अंगतंत्र का विकास देखा जाता है। पोषण की विधियों पे चर्चा करिए। पोषण की विधियों की अगर बात करते हैं तो पोषण की विधियां कैसी हो सकती हैं? स्वपोषी हो सकता है। स्वपोषी में यह रसायन संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, या परपोषी यानी मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट ले सकता है, और परजीवी हो सकता है, किसी लिविंग बॉडी के ऊपर आश्रित रह सकता है, चाहे बाह्य रूप से चाहे आंतरिक रूप से। जो प्रोटिस्टा है, यह प्रोटिस्टा कैसा होता है? स्वपोषी होता है और परपोषी भी होता है। जैसे यूग्लिना है, प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी जैसा व्यवहार करता है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है? परपोषी जैसा। परपोषी होते हैं कौन? फंजाई जो होते हैं परपोषी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं, ये अपने भोजन को डायरेक्ट पोषक से अवशोषित करते हैं। जो पादप होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, प्राणी के समान भोजन करने वाले होते हैं, और मृतपोषी होते हैं। प्रजनन की विधियां संयुग्मन विधि द्वारा होता है, और इसमें युग्मक संलयन या संयुग्मन विधि होता है, बाकी सब में निषेचन विधि द्वारा होते हैं। ये टेबल पूरी तरह से आपको रट जाना है, ये एक नंबर आपके पेपर में आएगा, पक्का गारंटी, नोट करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। सन 1969 में आर्य छुटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई, जिसके अंतर्गत सम्मिलित जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कहा गया, जिनका आधार कोश का संरचना, कोश का शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन की विधि और जात वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के मुख्य मानदंड रखे गए थे। इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण ऊपर तालिका में दिया गया था, जिसे हम लोग अभी अभी पढ़ करके आगे की दिशा में बढ़ चुके हैं। कह रहा अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों को एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित हुई है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत, अब देखिए, इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, फंजाई, मास मतलब मॉसेस मतलब लाइकेन, ठीक, लाइकेन ग्राफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया, यानी कवक से लेकर के, बैक्टीरिया से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक सबको किसमें रख दिया गया था? पादप के साथ रख दिया गया था। क्यों रखा गया था? इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती थी। किसके पास? बैक्टीरिया के पास, नीलहरी शैवाल के पास, मांस के पास, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको एक साथ रख दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती थी। ठीक, उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि इनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम भिन्न थे, अलग अलग थे। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियों के प्रस्तावित की गई, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को 3 अनुक्षेत्रों में रखा गया। कह रहा मोनेरा को 2 अनुक्षेत्र बता दिए गए, ठीक, कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अभी आगे पढ़ेंगे आप। और कह रहा है कि यूकैरियोट को 3 अनुक्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसे खष्ट जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च यानी बीएससी वाले क्लास में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीवों की बहु कोशिका के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी और हरित पादपों को स्वपोषी के बारे में विभेद नहीं किया गया, यानी 3 कमियां आई। परपोषी को, पहला यूकैरियोटिक को, जो प्रोकैरियोटिक था यूकैरियोटिक के साथ रखा गया, दूसरा एक कोशिकी को बहुकोशिकी के साथ रखा गया, और तीसरा परपोषी को स्वपोषी के साथ रखा जाना। ये इस द्वि जगत पद्धति का अपवाद था। ठीक, चलो,
इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग फंजाई जगत के अंतर्गत 5 जगत पद्धति में सबको अलग अलग कर दिया गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को एक साथ रख दिया गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को मोनेरा एक कोश के जीवों में प्रोटिस्टा, ठीक, और भित्तियुक्त क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत रखा गया था, पैरामीशियम और युग्लिना, इन सबको एक साथ रख दिया गया जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस प्रकार के पद्धति में जीवधारियों को एक साथ रखा गया। इसके पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार से परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं और लक्षण के विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो सिर्फ आकार की, देखिए वर्गीकरण का जो आधार रखा गया आकार की, कायिक, प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जात वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। इस अध्याय में हम ह्यूटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी और एनिमलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, पर चर्चा आगे के 2 अध्यायों में की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जगत जिसका नाम मोनेरा जगत है। आपको बता दें कि 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, एक ही वीडियो में करने वाले हैं। आप सब लोगों का से निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें इतने लाइक और व्यू आ जाएं कि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो। हमने 1.5 घंटे, 2 घंटे लगातार बोलने का जहमत उठाया, तो कम से कम उसका हमें कुछ पारिश्रमिक मिल जाए। ठीक, मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन कम से कम यूट्यूब कंपनी हमारे वीडियो को ऊपर कर दे, कुछ लाइक मिल जाए, हमें भी खुशी मिलती है ना। कमेंट आते हैं, लाइक आती है, हमें भी लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कह रहा मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक सामान्य होते हैं। इनमें लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं अंडरलाइन करूंगा, बाकी तेजी से चलूंगा। ये गर्म जल के झरनों, कहां पाए जाते हैं? गर्म जल के झरनों, मरुस्थल में, बर्फ में, गहरे समुद्र जैसे विषम प्रतिकूल वासस्थानों जहां पे दूसरे मुश्किल से जीव रह पाते हैं, वहां पर भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, में रह जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी निवास करते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार, कह रहा उनके आकार और संरचना के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। किसको? बैक्टीरिया को। गोलाकार यानी कोकस, बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस, बहुवचन बैसिलाई, कामा आकार विब्रियम यानी बहुवचन विब्रियो, और स्पाइरला आकार स्पाइरलम, जिसमें आपका स्पाइरल आ जाते हैं। 4 प्रकार के ये देखिए आपके बैक्टीरिया दिखाई पड़ रही। अब आपको फ्लैजिला के बेसिस पे पूछे जाते हैं, जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं है। मैं पेपर करवाया हूं फ्लैजिला के बेसिस पे। फ्लैजिला को लैटिन वर्ड में ट्राइकस कहते हैं, तो ए ट्राइकस उसमें आ जाता है। ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मोनोट्राइकस जिसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, उसके बाद एम्फीट्राइकस 2, लोबोट्राइकस दोनों मतलब लोब में आ जाए, एम्फीलोबोट्राइकस जिसके दोनों सिरे पे जो है लोब में पाया जाए, और पेरीट्राइकस जब पूरे हिस्से पे ट्रैकेस मतलब फ्लैजिला पाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस पेपर में करवा दिया है, सबका ग्रुप बना दिया था मैंने, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना बना के समझा दिया था। ठीक है, ए ट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला, ठीक है, उसके बाद एम्फीट्राइकस 2 फ्लैजिला, एक एक फ्लैजिला दोनों साइड में, लोबोट्राइकस एक साइड में बंच में फ्लैजिला, एम्फीलोबोट्राइकस दोनों साइड में बंच में फ्लैजिला, उसके बाद पेरीट्राइकस पूरे हिस्से पे फ्लैजिला भरा हो, उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। आपको बता दें कि यहां पे उसकी चर्चा नहीं की गई एनसीईआरटी में, लेकिन आपके पेपर में वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चले, यद्यप संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनके व्यवहार अत्यंत जटिल हैं। उपापचय की दृष्टि से जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। पहला, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं। ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आद्य बैक्टीरिया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट,
ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वासस्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे हैलोफी कहते हैं, अत्यंत लवणीय क्षेत्र में उगने वाली बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे हैलोफी। थर्मोएसिडोफिल्स खूब पूछा जाता है दबा दबा के, गर्म झरनों में उगने, ये देखिए तुरंत दिया है, थर्मोएसिडोफिल्स जो गर्म झरनों में उगने वाली बैक्टीरिया होती हैं। मेथनोजन बैक्टीरिया जो पशुओं के आहार नाल में पाई जाती हैं उसे मेथनोजन कहते हैं, या कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती हैं, दलदल जहां होता है वहां पे पाई जाती हैं, मेथनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। अर्थात आद्य बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, यही कारण है प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेथनोजन जो कि रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब जो जुआली करने वाले जानवर होते हैं, जो भोजन को कर लेते हैं बाद में पगुराते हैं, यानी जुआली करते हैं, जैसे गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं, तथा गोबर में मेथेन गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यूबैक्टीरिया, हजारों यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिकाभित्त एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिका कॉलोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एवं इनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन, अच्छा देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, कह रहा है कि बैक्टीरिया जैसे कि एनाबिना नास्टाक यहाँ पे एक प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ये हो गए तंतुमयी होते हैं, कॉलोनी होते हैं। यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एनाबिना पर्यावरण में नाइट्रोजन के टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट होता है, टेट्रो नहीं है, हेट्रोसिस्ट नामक जो है एक पदार्थ, यहाँ देखो हेट्रोसिस्ट लिखा हुआ वो गलत टाइप हो गया, वहां पे हेट्रोसिस्ट होता है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट नामक एक पदार्थ से क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। रासायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया अन्य विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं, ठीक है। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में दूध से दही कैसे बनाता है, लैक्टोबैसिलस, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के निर्माण में बहुत सी बैक्टीरिया भाग लेती हैं। लेगुमिनस, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस की दलहनी में पाया जाता है, कौन से दलहन फसलों के जड़ों में, लेग्यूम में दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, कौन सा, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस बनाते हैं। प्रतिजैविक में कई बैक्टीरिया आती हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं यानी रोग पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य में, फसलों में, फाल में, पालतू जानवरों में रोग पैदा करते हैं। बहुत सी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जैसे कौन कौन सी डिजीज है, मनुष्य की अगर बात करें टीबी है, टाइफाइड है, टिटनस है, ठीक है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, ये सब कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा यानी कॉलेरा है, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस सिट्रस कैंकर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। साइट्रस कैंकर किससे होता है, जैंथोमोनास सिट्री से होता है और ये इसकी वजह से नींबू प्रजाति की फसलों में ये रोग देखने को मिलता है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुनरावर्तन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करके। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों में रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहला हमारा जगत खत्म हो गया जिसे हम लोग प्रोटिस्टा जगत कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बैक्टीरिया का नोट्स हम आपको अलग से देंगे और उसमें इतनी चीजें तो रहेंगी नहीं एनसीईआरटी की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शामिल किए गए हैं जो कि निःशुल्क है, चैनल पे आपको मिलेगा। आगे बढ़िए।
प्रोटिस्टा नंबर दूसरे जगत पे आ गए। सभी एक कोष के यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं की गई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, कह रहा है एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे पादप हो सकता है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, याद रखिएगा। जैसे हायर क्लास में जाएंगे प्रोटोजोआ को अलग कर दिया जाता है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, झिल्लीबद्ध ऑर्गन पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा में कसाव, पक्षमाप जैसे भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन द्वारा, युग्मक निर्माण द्वारा लैंगिक जनन भी करते हैं। अब एक एक को पढ़ते हैं जो शामिल किए गए। पहला इसमें शामिल किया गया है क्राइसोफाइटा। इस वर्ग के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिस आते हैं। कह रहा है इसके अंतर्गत डायटम्स और सुनहरे शैवाल जिसे डेस्मिड कहते हैं आते हैं। ये स्वच्छ जल में अलौड़ी समुद्री, ठीक, माफ करिएगा, यह स्वच्छ जल में यानी अलौड़ी जल में तथा लौड़ी समुद्री जल में पर्यावरण के दोनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं। डायटम्स में कोशिका भित्त साबुनदानी की तरह उसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है। कह रहा है डायटम्स में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, याद रखिएगा। सिलिका होती जिसके कारण नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने परिवेश में क्या करता है? अब मर जाएगा तो नीचे बैठता जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे सिलिका की मात्रा जमा हो जाती है। करोड़ों वर्ष के बाद वहां पे डायटमी मृदा बनती है जिसमें सिलिका की मात्रा होती है। कणमय होने के कारण, कणिकाएं होती है उसमें, कणमय होने के कारण इस मृदा का पालिश में उपयोग कर लेते हैं, तेलों में, सिरप में इसका निस्यंदन करके उपयोग किया जाता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित वर्णक के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखाई देते हैं। कह रहा है इसका जो रंगीन वर्णक है, थैलोफाइट्स हैं, वो पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, भूरे, नीले और लाल दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्त के बाह्य सतह पर सेलुलोज की बनी पट्टियां पाई जाती हैं। याद रखें इनकी कोशिका भित्त के ऊपर लाल सतह, इनके कोशिका की सेलुलोज की बनी पट्टियां पाई जाती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। इससे प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र में लाल जल, लाल तिरंगे दिखने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीवों से निकले जीव विष के कारण मछली तथा अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, जिसे गोनिया लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनिया लक्स कहते हैं। अगला यूग्लिनोइड, जिसमें यूग्लिना आता है। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं इनमें कोशिका भित्त की जगह एक प्रोटीन युक्त याद रखिएगा पदार्थ की बनी हुई परत पाई जाती है जिसे पेल्किल कहते हैं, जो इसकी संख्या को लचीला बनाती, जो इसकी संरचना को क्या करती है? लचीला बना देती है। इसके दो कसाब होते हैं, एक कसाब अंदर ही रह जाता है और एक कसाब बाहर तक निकल के आता है, यानी एक कसाब छोटा होता है और एक कसाब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ही आपका गायब हो गया, आ गया। ठीक है, एक कसाब छोटा होता है और एक कसाब क्या होता है? बड़ा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश न होने पर यह अन्य जीवधारियों की तरह परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले बढ़त उच्च पादपों के जैसे होते हैं, अतः इसमें यूग्लिना इसका उदाहरण हो जाता है, जिसे जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। अवपंक कवक,
औपंकवक मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई के हो सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं जो बीजाणुओं में साथ वायु में फैल जाते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो प्रोटोजोआ से है। यहाँ पे है सभी प्रोटोजोअन्स परपोषी होते हैं। पहला याद रखिएगा सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। इन प्राणियों के पुरातन संबंधी प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया। किसके आधार पे, तो चलन के आधार पे। किसके आधार पे, चलन के आधार पे बांटा गया। प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। अमीबी प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कोटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें समुद्री प्रकार की सतह पर सिल्का के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं और एंट अमीबा हिस्टोलीट का इसमें आ जाता है। और इनके ऊपर कह रहा है ये समुद्री प्रकार की सतह पर पाए जाते हैं और इनके ऊपर सिल्का का कवच पाया जाता है। अमीबी प्रोटोजोआ की बात हो रही थी। दूसरा है कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ, इसमें कसाब पाए जाते हैं अर्थात फ्लैजिला पाया जाता है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद तथा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। इनमें निद्राल रोग, इससे नींद पैदा होती है जिसे ग्लेशियोना पिपेलिस नामक मक्खी फैलाती है। प्रश्न पूछा गया, मैंने पेपर में कराया है। और यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या कहलाता है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम इसका रोग कारक है और इससे आपको स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग हो जाता है। ग्लेशियोना पिपेलिस नामक मक्खी इस रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ, जिसमें आप में किससे लोकोमोशन होगा, सीलिया के थ्रू होगा। तो कह रहा है ये जली होते हैं, अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों संख्या में पश्चिमाभ पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की परत के बाहर की तरफ खुलती है। पश्चिमाभों के लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गैलेट में भेज दिया जाता है। गैलेट मतलब सेल माउथ में भेज दिया जाता है। इसमें कौन आ जाता है, आपका पैरामीशियम। स्पोरोजोआ, इसमें चलन अंग नहीं पाए जाते हैं। ये विविध प्रकार के जीवधारी होते हैं। इसके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु अवस्था पाई जाती है। कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति इसी का सदस्य होता है। ये मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने और मलेरिया रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है जिसमें प्लाज्मोडियम आता है और इसमें चलन अंग नहीं पाए जाते हैं। अगला जगत हमारा है जगत नंबर 3। ठीक, 2 जगत हम लोग पढ़ लिए, 5 प्रश्न हम आपको मिलवा चुके हैं अभी तक। आगे देखिए, कवक जगत में 3-4 प्रश्न खूब पूछे गए हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से मिलवाऊंगा, आप जाकर के प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए। मैंने घटना चक्र से करवाया, आपके पास घटना चक्र हो, यूथ हो, शिल्पी हो, किसी भी पब्लिकेशन को, किरण हो, अरियंत हो, किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, आप जाके प्रश्न मिला लीजिए। प्रश्न आपके एग्जाम का ही है, डायरेक्ट मैं आपको मैच करा दूंगा। आते हैं किसमें, कवक फंजाई जगत में। कह रहा परपोषी जीवों में फंजाई कवक तथा का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इसकी आकारकी का तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों को कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता, टोडस्टोल भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं और कुछ एक कोष की फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। रोटी तथा बियर, मीठी रोटी तथा बियर बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं में रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। आप जाकर के पेपर मिला लीजिए, 5 से 10 बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया पक्सीनिया ग्रेमिनिस वाला कि गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है। कुछ फंगल रोग पेनिसिलियम के प्रतिजैविक, कुछ कह रहा फंगल से दवा भी बनाई जाती है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है जो पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं, एंटीबायोटिक बनता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम से, विश्वव्यापी औषधि के रूप में इसे जाना जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहां रुका हुआ है।
फंजाई विश्वव्यापी है और यह हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जंतुओं के पौधों पर पाए जाते हैं। गर्म तथा नम झरनों में सरलता से उग जाते हैं तथा आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकी है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिससे बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसमें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं और ये मृत वेस्टेट्स में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। कह रहा है भोजन को जो है मरे हुए पदार्थों से डायरेक्ट अवशोषित कर लेते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। ये फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कुछ लाइकेन के साथ, कह रहा कुछ शैवाल के साथ समझौता करके, ये शैवाल के साथ समझौता करके लाइकेन का निर्माण कर देते हैं और कुछ उच्च वर्ग के जो है पौधों के साथ मिलकर के कवक मूल यानी माइकोराइजा का निर्माण कर लेते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध वो होता है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फंजाई के अब फंजाई में देखो जनन कायिक जो है अलग अलग प्रकार से जनन होता है। खंडन विधि, विखंडन विधि, मुकुलन विधि द्वारा लैंगिक अलैंगिक जनन होते हैं जो कि कोनिडिया कहते हैं। इसमें बीजाणुधानी आदि का निर्माण होता है। लैंगिक जनन निस्तांड, oospore, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र के में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला, दो चल अथवा अचल युग्मकों में प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दो चल, देखिए ध्यान सुनिएगा, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी, यानी प्लाज्मा की शादी। दो केंद्रकों का संलयन होना, कह रहा है दो अलग अलग कोशिकाएं मिले, चाहे ये चलने वाली हो चाहे अचल हो, इनके मिलने से प्रोटोप्लाज्म जब इनका मिलता है तो उसे प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, तो प्लाज्मोगेमी। कह रहा है दो केंद्रकों, दो अलग अलग कोशिकाओं के केंद्रक संलयन होना केंद्रक संलयन कहलाता है। या तो इसमें युग्मक का निर्माण हो, युग्मनज से मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु बनता है। अलैंगिक जनन में संयोग संगम के दौरान दो अगुणित मिलकर के क्या करें? दुगुणित की संरचना कर लेते हैं जिससे निषेचन की प्रक्रिया, सिनगैमी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटी तथा मध्यवर्ती केंद्र की n+n अर्थात कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं, परिस्थितियों में केंद्रक युग्म कहते हैं और इससे फंगस द्वि केंद्र की प्रवस्था हो जाती है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनाने तथा फलन काय बनाने की विधि जनन जगत को विभिन्न वर्गों से विभक्त करने का आधार बनाते हैं। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ियों, नम तथा सीलन भरे स्थानों तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटी तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। कह रहा अलैंगिक जनन जो है वह चल बीजाणु तथा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी के अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मता अथवा विभिन्न असम युग्मकी और विषम युग्मकी हो सकती है। इसके कारण सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस रोटी के ऊपर पाए जाने वाले कवक और एल्ब्यूगो सरसों के ऊपर का परजीवी। एस्कोमाइसिटीज, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकी जैसे ईस्ट सेक्रोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृत्युजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समल रागी पशु विष्ठा पर उगने वाले होते हैं।
कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियोधर कहते हैं तथा बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस के अंतर्जातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। ये एस्काई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस, क्लेबिसेप तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रैकेट फंजाई तथा पफबाल है। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के ठोठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। एक कीट तथा कंड, देखिए बेसिडियोमाइसिटीज ये रोग आपसे पूछा गया, खूब कह रहा है कि बेसिडियोमाइसिटीज कीट रोग और कंड रोग यानी स्मट रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कवक जाल शाखित और पटी होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते। याद रखिएगा, प्रायः अलैंगिक बीजाणु नहीं होते, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा सामान्य रूप से होता है। लैंगिक जनन नहीं होते, इसमें लैंगिक जनन नहीं होते। अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते, अलैंगिक जनन भी नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी जैसी संरचना देखने को मिलती है। दो कायिक संरचना आपस में मिलकर के प्लाज्मोगेमी का कार्य करती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्वि केंद्र की होती है। इसमें कवक बेसिडियम बनते हैं। अंततः इसमें बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी हो जाती है और मियासिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियो बीजाणु बन जाते हैं और बेसिडियो से बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद सामान्य उदाहरण, इसका जो सामान्य उदाहरण है बेसिडियोमाइसिटीज का खूब पूछा गया है, एगेरिकस मशरूम, एस्टिलागो कंड और पक्सिनिया ग्रेमिनिस फंगस किट के रूप में जाना जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक तथा कायिक जनन की प्रवस्था ही पाई जाती है। इस फंजाई में लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब इसे उचित वर्ग में रख दिया जाएगा। और यह संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाए और ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब इनके अनुबंधों का पता लगा और फंजाई को उचित पहचान हो गई, तब इन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसिटीज के सदस्यों को उचित प्रवस्था का पता लग जाए, तब इन्हें एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित किया जा सकता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। कह रहे ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसका फॉर्मेशन होता है? कोनिडिया के द्वारा निषेचन होता है और ये पटी शाखित होते हैं। इसके कुछ मृतोपजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। इसमें अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। इसमें अल्टरनेरिया है, कोलीट्राइकम है और ट्राइकोडर्मा है। अब आते हैं जगत पादप में, जो कि हमें पूरा पढ़ना नहीं, थोड़ा सा इसका लक्षण दिया गया, अध्याय 3 में पढ़ना है। और जगत एनिमेलिया जो कि अध्याय 4 में पढ़ना है। और जगत उसके बाद विषाणु है, ये सब है जो है आपको ये पढ़ना है। हमने अभी तक आपके 7-8 क्वेश्चन मिलवा दिए जो आपके पेपर में पूछे गए। पहले आइए पादप जगत, चूंकि इन सबको डायरेक्ट पूरा पढ़ना नहीं है, बस ऐसे पढ़ लीजिए, अगला चैप्टर आपका पादप जगत का ही है। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और इसमें क्लोरोफिल होते हैं। ये जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वार्म जैसे जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, परजीवी होते हैं। कीटभक्षी पौधा होता है। एक सेकेंड, ब्लेडर वार्म तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे और अमरबेल परजीवी के उदाहरण। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग चैप्टर नंबर 3 अगले चैप्टर में करने वाले हैं। इसे 3 डिवीजन में बांटा गया है, इन्हें 5 डिवीजन में बांटा गया है। शैवाल यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इन्हें बांट दिया गया है। पादप के जीवन चक्र की 2 स्पष्ट अवस्थाएं दुगुड़ित अवस्था, उद्भव और अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं, जिन्हें पीढ़ी एकांतरण के रूप में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
जंतु जगत, इसमें सभी जो है जीव आते हैं, जो जंतु आते हैं, और ये जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, एक बहुकोषीय होते हैं, अंग स्तर के प्राणी पाए जाते हैं, और इनमें परपोषी होते हैं, निषेचन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अब जो टॉपिक उसे भी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, तो इसको भी नॉन कार्डेड कार्डेड में बांटा गया, क्या है पूरा लक्षण वहां पे पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे कह रहा है विषाणु यानी वायरस, वायराइड, प्रोन्सिक, प्रियान और लाइकेन, इनके बारे में पढ़िए। छोटे छोटे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, मैं आपको पढ़ के अभी बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे। व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत पद्धति में लाइकेन व आकोषकी जीवों जैसे कि वायरस, वायराइड और प्रोन्सिक का उल्लेख नहीं किया गया। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया। हम सभी लोग कभी ना कभी जुकाम, फ्लू से ग्रस्त होते हैं। आप जानते हैं कि वायरस कैसे प्रभावित होता है। वायरस का वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वायरस का वर्गीकरण नहीं किया गया, क्योंकि वो वास्तविक जीवन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है। यदि हम इसे सजीवों की कोश संरचना में रखते हैं तो वायरस जीवित सजीव कोशिका जैसा व्यवहार करता है, नहीं तो ये कैसा रवि जैसा व्यवहार करता है। एक बार कोशिका को संक्रमित कर देने पर यह मेजबान कोशिका को मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिकृति बनाता रहता है और धीरे धीरे मेजबान कोशिका को मार डालता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो अब वायरस को निर्जीव कहें या सजीव, तो दोनों के बीच का तरल, इन्हें दोनों के बीच का क्या कहता है, कनेक्टिंग लिंक, यानी जो बीच का घटक है वो कहा जाता है। वायरस का अर्थ अब यहां देखिए, कह रहा वायरस का अर्थ है कि विष या विषैला तरल। वायरस का अर्थ क्या होता है, विष या विषैला तरल। डिमिट्री इवानोव्स्की, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी वायरस के रोगाणुओं को पहचाना था। इन्होंने वायरस नाम दिया था। इनका नाम बैक्टीरिया से छोटा था क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये निकल गया था। ठीक। यम डब्ल्यू बेजनिंग, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ने इस संक्रमित द्रव पदार्थ को, जो संक्रमित तंबाकू को स्वस्थ तंबाकू के पौधों पर संक्रमित करने की क्षमता थी, इस तरल रस को कांटेजियम, बीबम और फ्लूडियम के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसका क्या नाम दिया गया, कांटेजियम, बीबम और फ्लूडियम नाम दिया गया, और ये किसने दिया था, यम डब्ल्यू बेंजनिंग ने। डब्ल्यू एम स्टैनले तीसरे, तीनों से प्रश्न पूछे गए हैं। 1935 में वायरस को रवादार यानी क्रिस्टल बनाने का काम किया, और यह क्रिस्टल प्रोटीन का होता है। ये विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं, लेकिन वायरस में विकल्प अच्छा एक प्रश्न और यही देखिए, वायरस अविकल्पी परजीवी है। 4 प्रश्न यहीं पे आपके छुपे हुए हैं। अभी तक हम लोग 15 प्रश्न ढूंढ चुके हैं, 14 प्रश्न ढूंढ चुके हैं। अगला प्रश्न आगे देखिए यहाँ पे कि वायरस में जो है प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। कह रहा है जो आरएनए या डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते, याद रखिएगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रमण होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए और डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा बीजाणुभोजी, कह रहा बैक्टीरियल वायरस, ये देखिए एक प्रश्न यहाँ पे आ गया, ये आपका 5वां प्रश्न है वायरस से। कह रहा बीजाणुभोजी बैक्टीरियोफेज, जो जिसमें 2 होते हैं, बैक्टीरियोफेज लेम्डा, बैक्टीरियोफेज 5175, इसका न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता है आपसे। अभी पहले आप इसका नाम याद रखिए, आगे जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। कह रहा है बैक्टीरियोफेज लेम्डा में 5386 जो है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरियोफेज लेम्डा में जो है आपके कितने, बैक्टीरियोफेज 175 में कितने पाए जाते हैं, तो कह रहा है उसमें जो है 48,000 कुछ पाए जाते हैं। ठीक। संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण में कैप्सिड कहते हैं। कह रहा है जो प्रोटीन का आवरण होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। यह छोटी छोटी उपिकाइयों पेटी कोशक यानी कैसोमर्स कहते हैं, जो मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है। पेटी कोशिक कुंडलित अथवा ज्यामितीय रूप में लगे होते हैं। वायरस से मम्मस, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस या एचआईवी से होता है। रेट्रोवायरस फैमिली का यह सदस्य है। पौधों में मोज़ेक रोग, ठीक, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन रोग, पीला होना, सिरा स्पष्ट होना, बौना रोग तथा अवरुद्ध वृद्धि होना एक लक्षण होता है।
वायराइड्स। सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रमक खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था, जो कि पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। वायराइड्स में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण को वायरस में पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है। कह रहा है वायराइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण, माफ करिएगा, अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं, प्रोटीन का जो अस्तर वायरस में पाया जाता है उसका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड्स के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड्स में आरएनए की आणविक भार बहुत कम होता है। प्रोन्सक यानी प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन सॉरी वाले कारकों द्वारा प्रेषित की गई हैं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान होता है। इन कारकों को प्रोन्सिक कहते हैं। प्रोन्सिक द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी है। कह रहा है कि बोवाइन बोवाइन स्पेंजियोफॉर्म इंसेफ्लोपैथी है, जिसे आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ रोग के नाम से जाना जाता है। इसे जैकब रोग के CR जैकब रोग भी कहते हैं। इसे जैकब रोग के नाम से भी जाना जाता है। लाइकेन। लाइकेन जो कि एक सहजीवी है। अगर आप चाह लें तो हमें 1 मिनट 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन चलिए आराम से पढ़ते हैं। कह रहा लाइकेन जो है यह है शैवाल तथा कवक के बीच का सहजीवी होता है, अर्थात पारस्परिक उपयोग सहवास है। शैवाल घटक को सेवलांस, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है शैवाल के घटक को सेवलांस और कवक के घटक को माइकोबायंट कवकांस कहते हैं। ठीक, इसमें स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। इस प्रकार खनिज और जल का अवशोषण होता है। इस सहवास अधिक घनिष्ठ होता है। यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लिया हो तो अनुमान लगाना संभव है। ठीक, इसके दो विभिन्न रूप हो सकते हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां पे अगर वायु प्रदूषित होती तो वहां नहीं रुकते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड के सूचना का काम करते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर के द्वारा इन ठीक जांच की जाती। तो ये भैया आपके पूरे चैप्टर थे और इस पूरे चैप्टर को हमने सिर्फ 1 घंटे में कंप्लीट किया। आप बहुत स्पीड से, और मैंने आपको 18 क्वेश्चन गिनवा दिए जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। आपको मेरी बात पे यकीन करने की आवश्यकता नहीं। आप जाइए घटना चक्र उठाइए, यूथ पब्लिकेशन उठाइए, शिल्पी का उठाइए, किरण का उठाइए, जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद है, अरिहंत का उठाइए। जिस पब्लिकेशन का या जिस कोचिंग का आपको पसंद हो वहां का नोट्स उठाइए, वहां का क्वेश्चन पेपर उठाइए और एनसीईआरटी से मिलाइए। अगर इस 18 प्रश्न में से एक भी प्रश्न नहीं आया हो तो आप कहिए सर आप झूठ बोल रहे थे। तो आप सब समर्थन करिए, वीडियो को आगे ले चलिए। हमारा पूरा प्रयास है हम आपको बहुत सरलता से बहुत सारी चीजें सिखा सकें, बता सकें, पढ़ा सकें। ये मेरा उद्देश्य है और मुझे भरोसा है कि इस उद्देश्य में हम सफल रहेंगे। आपको भी सफलता मिलेगी। आप भी अपने जीवन में अपने सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।